हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्माकोन क्लासेस। आज हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार अपन लिक्विड डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन रिकॉल कर लेते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म टू क्लास में क्लासिफाई की हुई है। एक तो आपकी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और दूसरी है आपकी बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक फर्दर आपकी सिरप, एलिक्जर जो अपन इंटरनली यूज करते हैं, जिसके अंदर आपकी सिरप है, एलिक्जर्स है, लिंक्टस, ड्रॉप एंड ड्रॉट्स। एक्सटर्नल यूज में लिनीमेंट एंड लोशन, ये अपन स्किन में अप्लाई करते हैं। गार्गल, थ्रोट पेंट एंड माउथ वॉश, ये अपन ओरल कैविटी एंड थ्रोट के अंदर अप्लाई करते हैं। आई लोशन एंड आई ड्रॉप, आईज के अंदर, ईयर ड्रॉप ईयर्स के अंदर, नेजल ड्रॉप एंड स्प्रे, ये अपन नाक के अंदर यूज करते हैं। कोलोइडियन, ये भी अपन स्किन पे अप्लाई करते हैं, क्यूटेनियसली स्किन पर अपन अप्लाई करते हैं। डाउचेज फॉर स्पेशली डिजाइन फॉर वेजाइनल क्लीनिंग एंड इनिमा फॉर रेक्टल एप्लीकेशन। नेक्स्ट अपन आते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म बेसिकली एक तरह से सॉल्यूशन है, जिसके अंदर सॉल्वेंट या वाइकल प्लस सॉल्यूट रहेगा। सॉल्यूट के अंदर अपन यहाँ फार्मास्यूटिकल्स के व्यू से देखें तो अपन क्या लेंगे, ड्रग या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। लिक्विड प्रिपरेशन या सॉल्यूशन, उनको रिप्रेजेंटेट करते हैं बाय ट्यूब सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर टू कंपोनेंट होते हैं, एक तो लार्ज क्वांटिटी में रहता है जिसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट, और दूसरा रहता है स्मॉल क्वांटिटी में, उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल, आप पानी, शक्कर और नमक लेके और नींबू लेके शिकंजी बना रहे हैं, तो वाटर रहेगा और क्या रहेगी आपकी शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन, शिकंजी बना रहे हैं। तो वाटर तो आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। शुगर, साल्ट एंड नींबू, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट। ठीक है, तो पैलेटेबल या टेस्ट वगैरह बढ़ाने के लिए तो साल्ट एंड शुगर तो क्या हो गया, एक तरह से एडिटिव एडजंक्शन मटेरियल हो गए। लेमन क्या हो गया, एक एग्जांपल के रूप में ले तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन हुआ। और मोनोफेजिक नाम से ही है, तो फेज क्या होगी, एक सिंगल फेज होगी। ठीक है, तो अपन साइंटिफिक व्यू से कहें तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है, जिसमें मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स रहते हैं। सॉल्यूशन आर प्रिपरेशन दैट कंटेन वन और मोर डिजॉल्व सब्सटेंस इन सुटेबल सॉल्वेंट और मिसिबल सॉल्वेंट्स। तो अपन ने जैसे यहाँ लिए सॉल्वेंट, तो अपना क्या रहेगा, जैसे एग्जांपल में देखा था वाटर, और सब्सटेंस जैसे शुगर थी, साल्ट था, लेमन था। ठीक है, लेमन जैसे मिसिबल होना चाहिए सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, तो ये लिक्विड डोजेज फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय ट्यूब सॉल्यूशन, जो कि एक क्या रहता है, एक तरह से होमोजेनियस मिक्सर रहता है, यूनिफॉर्मली सब्सटेंस वो डिसॉल्व रहेगा। अब आता है अपन एडवांटेज ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो बेसिकली लिक्विड डोजेज फॉर्म के एडवांटेज क्या क्या है, एक तो है सुटेबल फॉर पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक पेशेंट। जेरियाट्रिक पेशेंट जो कि ओल्ड एज होते हैं या सीनियर सिटीजन, पेडियाट्रिक मतलब बच्चे हुए, इन्फेंट हुए, इनको। तो अगर इनको अपन टैबलेट, कैप्सूल, सॉलिड डोजेज फॉर्म देंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, सेलो करना पड़ेगा, जो कि इनके लिए क्या है, दिक्कत होगी, कठिन होगी, गले में फंस सकते हैं। बच्चों को देंगे तो वो फंसने के चांस रहते, तो उस केस में अपन क्या प्रेफर करेंगे, लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, ताकि वो क्या कर लेगा, सिप कर लेगा, सेलोइंग स्टेप है वो स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड एडवांटेज है ओरल बायोअवेलेबिलिटी इनहेंस। ओरल बायोअवेलेबिलिटी लिक्विड डोजेज फॉर्म की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सॉलिड डोजेज फॉर्म। अगर अपन टेबलेट या कैप्सूल देंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो स्टोमक या आपके कहाँ जाएगी, जीआईटी ट्रैक में, वहां पे क्या होगा आपका, सबसे पहले टेबलेट डिसइंटीग्रेट होगी, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटेगी, फिर डिसोसिएशन होगा, फिर क्या होगी, डिजोल्व होगी, फिर डिजोल्व होने के बाद ड्रग क्या एब्जॉर्ब होगी। जबकि लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर क्या करे, अपना सब्सटेंस या ड्रग ऑलरेडी डिजोल्व है, तो ये सारे स्टेप, डिसइंटीग्रेशन, डिसएग्रीगेशन, ये सारे के सारे स्टेप एब्सेंट रहेंगे, तो ड्रग की है बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, फास्ट होगा, तो ड्रग ब्लड के अंदर ज्यादा जाएगी, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी, किसकी, ओरल
बायोअवेलेबिलिटी, कोई भी लिक्विड डोजेज फॉर्म जिसको अपन ओरल रूट से दे रहे हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है। तीसरा, मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। अभी अपन ने डिस्कशन किया था अगर टैबलेट कैप्सूल लेंगे तो वो सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डीएग्रीगेशन होगी, फिर डिजोल्व होगी, फिर वो सॉल्यूशन फॉर्म में आके एब्जॉर्ब होगी। जबकि अपन लिक्विड डोजेज फॉर्म दे रहे हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म, तो सीधा ही सीधा जाके एब्जॉर्ब होगी, तो रैपिड एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो एक्शन भी फास्ट आएगा। आल्सो प्रोवाइड एज इन डोजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अपन डिस्कशन करेंगे डोज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन वेट, सरफेस एरिया। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन लिक्विड डोजेज फॉर्म एडजस्ट कर सकते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म को अपन ml के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट डोज कैलकुलेशन, मान लो आपने क्या ली, सिरिंज ली, निडल हटा दी, और मान लो कोई भी ड्रग की डोज आ रही है 2.5 ml, तो अपन उसको दे सकते हैं। जबकि मान लो कैप्सूल ले लिया तो उसके अंदर 500 mg, मान लो कोई टेबलेट है, अब उसको आधी करना मुश्किल है। आधी में जरूरी नहीं है कि 250 mg ही रहे, हो सकता है एक पार्ट में 300 mg रहे, दूसरे आधे पार्ट में 200 mg रहे। तो जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं है। अगर लिक्विड में 200 mg 5 ml के अंदर है तो 2.5 ml लोगे तो कितनी होगी, 100 mg एग्जैक्ट। तो आप अपन इजीली विद द हेल्प ऑफ सिरिंज या मेजरिंग डिवाइस से अपन इजीली मेजर करके दे सकते हैं। तो डोजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी होगा, स्लो नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। सबसे पहले होता है फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज। बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है क्योंकि अपन बहुत सारे इंग्रेडिएंट लेते हैं, प्लस एक्वस या मोस्ट कॉमनली व्हीकल अपन एक्वस लेते हैं, जिसके अंदर लेते हैं अपन प्यूरिफाइड वाटर। तो वाटर रहेगा तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, कोई ड्रग मॉइस्चर सेंसिटिव है तो वो जनरली स्टेबल कम होगी, तो उसके लिए अपन बहुत सारे एडिटिव यूज करने पड़ेंगे। एंटीऑक्सीडेंट हुआ, प्रिजर्वेटिव हुआ। एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव लेंगे तो ड्रग इंटरेक्शन या फिजिकल या केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो एक तो मेन प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मुलेशन। फिर दूसरा, आपको स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड करने पड़ेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि अब ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म दे रहे हो तो स्वीट होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा एडवांटेज, अगर ड्रग आपकी पुअरली सोल्यूबल है सॉल्वेंट के अंदर, मान लो ड्रग आपकी वाटर के अंदर पुअरली सोल्यूबल है, तो आप क्या करोगे, उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप क्या ऐड करोगे, सोल्यूबिलाइजिंग एजेंट, लाइक को-सॉल्वेंट हो गए, जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हुआ, इथाइल एल्कोहल हुआ, ये को-सॉल्वेंट ऐड यूज करोगे सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। या फिर आप क्या करोगे, सर्फेक्टेंट एजेंट ऐड करोगे सोल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, या फिर हाइड्रोट्रोफी वाले एजेंट ऐड करोगे टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी। फिर भी अगर सोल्युबिलिटी पुअर है तो फिर आप लिक्विड डोजेज फॉर्म बना नहीं सकते, फिर आपको मूव करना पड़ेगा। अगर सॉलिड ड्रग है तो सस्पेंशन के लिए, और अगर लिक्विड ड्रग है तो आप इमल्सन बनाओगे। ठीक है, तो पूर्ली ड्रग सोल्युबल है उनके लिए भी फॉर्मुलेशन पॉसिबल नहीं है। तीसरा, आल्सो कंसिडर्ड फार्मास्यूटिकल एलिगेंस विद रिगार्ड टू टेस्ट, अपीयरेंस एंड विस्कोसिटी। अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर लिक्विड प्रिपरेशन है और उसको अपन ओरली यूज करें तो उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बिटर या अनप्लीजेंट ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अपीयरेंस भी दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए आपकी, ऑप्टिमम। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो जैसे ही आप डोज कंटेनर से बाहर लेओगे तो एकदम से बहुत ज्यादा आ जाएगी, फैल जाएगी, स्प्लिट आउट हो जाएगी। या फिर अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी, जैसे बहुत ज्यादा गाढ़ा हुआ जैसे शहद होता है, तो वो कंटेनर से बाहर आने में दिक्कत होगी, इजीली बाहर नहीं आएगा। और बहुत ज्यादा विस्कोसिटी होगी तो वो कंटेनर के अंदर ही रह जाएगी, प्रिपरेशन बाहर नहीं आ पाएगी। और विस्कोसिटी बहुत कम होगी तो कंटेनर से डोज एकदम से बाहर आ जाएगी, स्प्लिट आउट हो जाएगी, या ड्रग आपकी फैल जाएगी। तो विस्कोसिटी भी ऑप्टिमम होगी, और उसके लिए अपन को विस्कोसिटी एजेंट भी यूज करना पड़ेगा। जनरली तो सिरप रहती है वो यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज माइक्रोबियल कंटामिनेशन। मोस्ट कॉमनली वाटर यूज लेते हैं एज ए सॉल्वेंट, तो माइक्रोबियल जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंगाई हुई, मोल्ड्स हुआ, ये ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि अपन स्वीटनिंग एजेंट के रूप में ले रहे हैं शुगर वगैरह, तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांस ज्यादा है। और माइक्रोबियल कंटामिनेशन होंगे तो आपकी ड्रग डिट्रियोरेट हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। इस कारण इनकी सेल्फ लाइफ भी क्या होती है, एक्सपायरी डेट भी कम होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो ये हो गया आपके डिसएडवांटेज। ये क्लासिफिकेशन है इंटरनल यूज के लिए, तो आपको याद रखना हो तो क्या याद रखनी, स्माइल वर्ड याद रखना। ठीक है, इंटरनल यूज के लिए एम से मिक्सर हो गया, एस से आपका सिरप हो गया, एल से हो गया लिंक्टर्स, ई से हो गया एलिक्जर्स।
एक्सटर्नल एप्लीकेशन, स्किन में लोशन, लिनीमेंट, कोलोडियंस अप्लाई करते हैं, माउथ में गार्गल्स, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, कैविटी में डोचेज हुआ, इनेमा, नेजल स्प्रे ड्रॉप, ईयर, आईज, ये सब हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं मिक्सर्स पे, इंटरनली यूज करते हैं। तो मिक्सर आर लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इनको ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्सर को डिस्पेंस करते हैं इनटू बोतल, अगर सेव, और बोतल के अंदर जनरली क्या रहती है, सेवरल डोज रहती है। ठीक है, और अगर मिक्सर सिंगल डोज के रूप में डिस्पेंस करते हैं या बोतल के अंदर सिर्फ और सिंगल डोज है, तो उनको अपन क्या कहेंगे, ड्रॉट्स। तो ये एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर बोतल के अंदर सिंगल डोज लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसको अपन, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल डोज ही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्रॉट्स। जैसे एल्बेंडाजोल सस्पेंशन वगैरह आता है, तो अपन उसको वन टाइम में यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, एक तरह से ड्रॉट। ठीक है, स्टोरेज ऑफ मिक्सर, ये अपन शॉर्ट पीरियड के लिए ही स्टोरेज करते हैं, क्योंकि मिक्सर्स आर एक्सटेम्पोरेनियसली प्रिपरेशन, उनको हाथों हाथ तत्काल ही प्रिपेयर करते हैं और इनको यूज करते हैं फॉर एक्यूट कंडीशन, जैसे कोई भी अस्थमा, डायरिया, कफ या डायरिया वगैरह हो गया, तो उस केस में अपन मिक्सर यूज करते हैं। लेकिन जनरली आजकल मिक्सर कम ही यूज करते हैं। तो मिक्सर्स के बारे में ध्यान क्या रखनी है, एक तो ड्रॉट्स, अगर सिंगल डोज के रूप में सप्लाई किया तो ड्रॉट्स, स्टोरेज शॉर्ट पीरियड के लिए, टाइम के लिए यूज करते हैं, 3 डे से ज्यादा उसको यूज नहीं करेंगे। और ये किस तरह की प्रिपरेशन है, एक्सटेम्पोरेनियसली प्रिपरेशन, को बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, एक्यूट कंडीशन में यूज कर लिया इसलिए उसको तत्काल हाथों हाथ ही बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं एलिक्जर्स पे। एलिक्जर्स क्या है, हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन, स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन। ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है, एलिक्जर्स आर स्वीट, क्लियर एंड हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन, मेनली पूछते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक। ठीक है, फॉर इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। ठीक है, अदर इंग्रेडिएंट जैसे ग्लाइकोल फ्लेवरिंग एजेंट रहेगा एंड प्रिजर्वेटिव, एल्कोहल अगर रहेगा तो वो ऑटोमेटिक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ होगी उसको प्रिवेंट करेगा। ग्लाइकोल एंड अल्कोहल, और क्या रोल रहेगा, ये सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेंगे, अगर ड्रग थोड़ी बहुत पुअर सॉल्युबल है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेंगे ग्लाइकोल एंड अल्कोहल, क्योंकि ऑर्गेनिक ड्रग अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होगी और अल्कोहल वाटर के अंदर मिसिबल है, तो आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एलिक्सिस में भी मेडिकेटेड भी हो सकते हैं या नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड होंगे उनको यूज करेंगे एज ए व्हीकल। ठीक है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज हुई, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा, वो भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा एंड ग्लाइकोल भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो मेन चीज एलिक्जर्स के बारे में ध्यान रखनी, दीज आर द स्वीट हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन आते हैं लिंक्टस। लिंक्टस आर विस्कस प्रिपरेशन, कैसी है, विस्कस प्रिपरेशन, ये अच्छे से याद रखना, इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, और जनरली प्रेस्क्राइब करते हैं कफ से रिलीव के लिए। अगर आपको कफ हो गई तो लिंक्टस प्रेस्क्राइब करेंगे, और ये जनरली कैसी होती है, विस्कस प्रिपरेशन। विस्कस होने का कारण क्या है, उनको अपन स्मॉल डोज में लेंगे, धीरे धीरे सिप करेंगे विदाउट डाइल्यूटिंग। ठीक है, विदाउट डाइल्यूटिंग इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज एंड प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑफ मेडिकामेंट। अगर डाइल्यूट कर देंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ आपके जो भी थ्रोट है उस वहां पे कांटेक्ट टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो ज्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, और कंटेन डेम्यूल्सेंट एजेंट, सेडेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट, ये अदर इंग्रेडिएंट एडेड रहते हैं लिंक्टस के अंदर। तो लिंक्टस के बारे में ध्यान क्या रखना, एक तो आपकी विस्कस प्रिपरेशन है, उनको धीरे धीरे शिफ्ट करना है, और वो भी विदाउट डाइल्यूटिंग, उनको डाइल्यूट नहीं करना है, ये ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट अपन आते हैं सिरप पे। सिरप क्या है, सैचुरेटेड, कॉन्सेंट्रेट एंड विस्कस प्रिपरेशन। तो सिरप भी क्या है, आपकी विस्कस प्रिपरेशन थी, और पीछे क्या था, लिंक्टस भी विस्कस प्रिपरेशन थी। तो सिरप it contains, it is a saturated, concentrated and viscous solution of sucrose in purified water। तो व्हीकल के रूप में अपन
एक्सेप्ट पेरेंट्रल या स्टेराइल प्रिपरेशन, सब जगह अपन यूज क्या करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर। तो अगर आपको पेरेंट्रल या स्टेराइल प्रिपरेशन नहीं बनानी है, या पेरेंट्रल या स्टेराइल प्रिपरेशन के अलावा जितनी भी प्रिपरेशन है फार्मेसी के अंदर, उन सब में व्हीकल्स के रूप में अपन कौन सा वाटर यूज करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, और पेरेंट्रल प्रिपरेशन या कोई स्टेराइल प्रिपरेशन बनानी है तो उस केस में अपन लेंगे वाटर फॉर इंजेक्शन एज ए व्हीकल। तो पेरेंट्रल या स्टेराइल प्रिपरेशन के लिए व्हीकल के रूप में लेंगे वाटर फॉर इंजेक्शन। अदर देन पेरेंट्रल एंड स्टेराइल के अलावा जितनी भी प्रिपरेशन, उन सब के लिए अपन यूज करेंगे प्यूरिफाइड वाटर एज ए व्हीकल। तो सिरप में सुक्रोज या अदर शुगर भी रहती है। एज पर इंडियन फार्माकोपिया, सिरप कंटेन 66.7 वेट बाई वेट सुक्रोज रहेगा, और जबकि यूएसपी के अकॉर्डिंग 85% वेट बाई वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा है कि सिरप के अंदर सुक्रोज या शुगर की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है। तो एज पर आईपी 66.7% वेट बाई वेट, जबकि एज पर यूएसपी 85% वेट बाई वॉल्यूम ये रहेगी सुक्रोज या शुगर की। सिरप 2 टाइप की हो सकती है। अगर मेडिसिनल सब्सटेंस अपन ऐड कर देते हैं तो नोन एज मेडिकेटेड सिरप, जैसे कफ सिरप वगैरह आती, और अपन उसको एज ए फ्लेवरिंग या एरोमेटिक के रूप में यूज लेते हैं, उसके अंदर कोई भी मेडिकेशन नहीं होगी, तो उसको अपन कहेंगे फ्लेवर्ड सिरप या नॉन मेडिकेट सिरप, जैसे चेरी हुई, रेस्पबेरी सिरप। ठीक है, तो ये क्या जनरली रेडीमेड रहती है, और आपको मान लो कफ सिरप बनाना तो उनके अंदर आपके जो भी कफ वाले इंग्रेडिएंट है वो ऐड कर देंगे। एडवांटेज ऑफ सिरप, क्या क्या एडवांटेज है सिरप के। पहला है रिटार्ड ऑक्सीडेशन। अगर ड्रग कोई भी ऑक्सीडेशन के प्रति सेंसिटिव है और अपन उसको सिरप व्हीकल के अंदर डिस्पेंस करेंगे तो उस ड्रग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि सुक्रोज क्या करेगा, सुक्रोज खुद है वो पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाएगा डेक्सट्रोज एंड लिवोलोज। ये क्या है, एक तरह से रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये खुद रिड्यूस होकर ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर देगी। टू प्रिवेंट कंपोजिशन ऑफ मेनी सब्सटेंस, तो अपने को एंटीऑक्सीडेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडिशनली एंटीऑक्सीडेंट यूज नहीं लेंगे। तो यहाँ सिरप एज एंटीऑक्सीडेंट भी काम कर रही है, स्वीटनिंग एजेंट का भी काम कर रही है। ठीक है, एक्सर्ट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो आपको माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं होगी, बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड्स, इनकी भी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, पैलेटेबल स्वीट्स, शुगर रहेगी तो ऑब्वियसली कोई भी अगर बिटर है, नोजियस ड्रग है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो मीठा रहेगा, तो स्वीटनिंग एजेंट का भी काम करेगी। तो रिटार्ड ऑक्सीडेशन, रिटार्ड या प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैलेटेबल स्वीट्स, तो ये आपके एडवांटेज होगी। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिरप। सिरप को कैसे बनाएंगे, तो 3 मेथड से अपन बना सकते हैं। देयर आर 3 मेथड टू प्रिपेयर सिरप। फर्स्ट मेथड है बाय सिंपल सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या करेंगे अपन, या तो शुगर लेके उसको 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, ठीक है, विदाउट एजिटेटिंग, या फिर बिना टेम्परेचर के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको एजिटेट करेंगे विदाउट हीट। सिंपल सॉल्यूशन मेथड से अपन जैसे अब सिंपल सिरप होगी, नॉर्मल सुक्रोज, जिंजर सिरप होगी, ऑरेंज सिरप होगी, लेमन सिरप, ये बना दे। या फिर बाई एक्सट्रैक्शन या परकोलेशन मेथड से। अपन एक्सट्रैक्शन या परकोलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन वाले वीडियो में। ठीक है, और जैसे टोलू बाल्सम सिरप हो गई, इपेकाप सिरप हो गई, इनको अपन इस मेथड से। नेक्स्ट है आपकी केमिकल रिएक्शन, जैसे फेरस फॉस्फेट, पेरिस फूड आता है, जिसके अंदर अपन आयरन वायर लेते हैं प्लस फॉस्फोरिक एसिड लेंगे, तो एसिड के अंदर वायर क्या होगा आपका, डिसॉल्व हो जाएगा, एलिमेंट आयरन आपको मिल जाएगा। तो ये आयरन सप्लीमेंट देते हैं जिसके अंदर एनीमिया होता है। तो फेरस सल्फेट, फॉस्फेट, ये कैसे बना रहे हैं अपन, बाई केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके अंदर अपन शुगर, सुक्रोज एंड एडिटिव वगैरह, कलरिंग, फ्लेवरिंग एजेंट अपन ऐड कर देंगे। तो सिर्फ 3 तरीके से बना सकते हैं, नाम याद रखना, सिंपल, एक्सट्रैक्शन या परकोलेशन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर पेरिस फूड, फेरस, फॉस्फेट प्रिपरेशन आती है। एक्सट्रैक्शन में टोलू बाल्सम, इपेकाक, बाकी सिंपल सिरप, जिनको अपन या तो हीट करेंगे 80 से 85 डिग्री, या बिना हीट के व्हीकल ऐड करके एजिटेट या कर लेंगे। एजिटेट मीन्स हिलाना,
अब सिरप की कुछ प्रॉपर्टी, कई बार सिरप क्या हो जाती है, डार्क कलर की हो जाती है, वो किस कारण होती है, ड्यू टू द फर्मेंटेशन। ये याद रखना, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा। ऑन स्टोरेज ऑफ सिरप, सिरप क्या है, जनरली क्रिस्टलाइज। घर पे कई बार अपन चाशनी रखते हैं तो देखा नहीं आपने, क्रिस्टलाइज होते हैं। क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, कैप है वो लॉक हो जाएगी, इजीली खुलेगी नहीं, कैप है वो कंटेनर के साथ लॉक हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन जनरली क्या करते हैं, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि सिरप के कैप लॉकिंग या कैप लॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए अपन सिरप के अंदर क्या ऐड करते हैं। तो क्या ऐड करते हैं, सॉर्बिटॉल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये ऐड करेंगे टू प्रिवेंट कैप लॉकिंग। ठीक है, लॉकिंग किस कारण होती है, ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। तो ये दोनों क्वेश्चन जीपैड और फार्मेसिस्ट में कई बार पूछे हुए हैं कि लॉ कैपिंग किसके कारण होती है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या ऐड करते हैं, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एक्सेट्रा। ये अपन ने अभी पढ़ी थी इंटरनल यूज के लिए लिक्विड प्रिपरेशन। इंटरनल यूज के लिए अपन ने सबसे पहले पढ़ा था मिक्सर, जिसके अंदर ध्यान रखना एक्सटेम्पोरेनियसली प्रिपरेशन और सिंगल डोज है कंटेनर के अंदर तो ड्रॉट्स। उसके बाद पढ़ा था एलिक्जर, हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन। उसके बाद पढ़ा था लिंक्टस, दीज आर द विस्कस सॉल्यूशन, इनको धीरे धीरे सिप करेंगे विदाउट डाइल्यूटिंग। और उसके बाद पढ़ा था अपन ने सिरप। ठीक है, तो आईपी के अंदर सिरप कितनी होती है, यूएसपी की सिरप अंदर कितनी होती है, वो सारे सिरप याद रखें। नेक्स्ट अपन आते हैं लिक्विड मींट फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है, जिसमें स्किन को अप्लाई कौन कौन से करते हैं, लिनीमेंट ऑल्सो, और लिनीमेंट ऑल्सो नोन एज एम्ब्रोकेशन। ये भी एक फार्मासिस्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है कि एम्ब्रोकेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो एम्ब्रोकेशन या लिनीमेंट एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के सेम नेम है, पर्यायवाची। दूसरा लोशन, तो ये लिक्विड अपन एक्सटर्नली यूज करते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई टू द स्किन, दैट इज अ लिनीमेंट एंड लोशन। फिर है आपका लिक्विड टू बी इंस्टिल इनटू बॉडी कैविटी, जिसके अंदर आपके आएंगे डाउचेस स्पेशली अप्लाइड टू द वेजाइना, इनेमा स्पेशली अप्लाइड टू द रेक्टल कैविटी। फिर आपका हो गया ईयर ड्रॉप हो गया, नेजल ड्रॉप हो गया, नेजल स्प्रे हो गया। नेजल स्प्रे आपका क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक ड्रॉप एंड स्प्रे बोथ आइसोटोनिक होना चाहिए बॉडी फ्लूइड के अंदर। लिक्विड टू बी यूज्ड इन माउथ, दैट इज द गार्गल, माउथ वॉश एंड थ्रोट पेंट। ओरल ड्रॉप्स, जिसके अंदर क्या है, पोटेंट मेडिकेशन रहती है, डोज मस्ट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो जो छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स आती है उसमें ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी, पोटेंट रहेगी, तो उनको मेजर्ड क्या करना, एक्यूरेटली, एक्यूरेट ड्रॉप्स देनी है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। नेक्स्ट अपन आते हैं लिनीमेंट, तो अपन ने ऑल्सो डिस्कशन किया था लिनीमेंट ऑल्सो नोन एज एम्ब्रोकेशन, मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन। यहां से क्वेश्चन कई बार मिनिमम मैक्स पूछा हुआ है लोशन ऑन लिनीमेंट के डिफरेंस के बारे में। तो लोशन अपन करेंगे स्किन पे अप्लाई विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन। लोशन में भी कंटेन अल्कोहल, ऑयली भी सॉल्यूशन हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है, इमल्सन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, लिनीमेंट को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करेंगे, शुड नॉट अप्लाई टू द ब्रोकन स्किन। ठीक है, तीसरी चीज लिनीमेंट शुड बी dispensed in colored fluted bottle in order to distinguish it from preparation meant for internal use। तो लिनीमेंट है अपन कैसे यूज कर रहे हैं, ये कैसी है, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, और सिरप कैसी थी आपकी, इंटरनल प्रिपरेशन। तो इनके लिए कंटेनर अलग अलग होंगे। लिनीमेंट या एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाली प्रिपरेशन लिक्विड प्रिपरेशन है, उसके लिए अपन कंटेनर कैसा यूज करेंगे, बोतल कैसी यूज करेंगे, कलर्ड फ्लूटेड बोतल यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्रिपरेशन मींट फॉर इंटरनल यूज, जैसे सिरप वगैरह है और लिनीमेंट है। तो लिनीमेंट एक्सटर्नल प्रिपरेशन है, इन दोनों को अलग अलग पहचानने के लिए एक्सटर्नल प्रिपरेशन को अपन सप्लाई करेंगे कलर्ड फ्लूटेड बोतल के अंदर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है कि टू डिस्टिंग्विश एक्सटर्नल प्रिपरेशन फ्रॉम इंटरनल प्रिपरेशन विच टाइप ऑफ कंटेनर यूज, तो अपन कैसे करेंगे, कलर्ड फ्लूटेड
बोतल, ठीक है। बाकी लेबल वही आपका एक्सटर्नल यूज, शेक वेल बिफोर यूज, नॉट अप्लाई टू द ओपन या ब्रोकन स्किन, जैसे एग्जांपल टर्पंटाइन लिनीमेंट। नेक्स्ट अपन आते हैं लोशन पे। लोशन को भी अपन कहाँ अप्लाई टू द एक्सटर्नल स्किन पे अप्लाई करेंगे, लेकिन विदाउट फ्रिक्शन। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लोशन को अपन विदाउट फ्रिक्शन या रबिंग के स्किन पे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर या कोई भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जैसे वूल हो गया, गॉज हो गया, उसको पहले अपन लोशन के अंदर सॉक करेंगे फिर यूज करेंगे, लेकिन अपन फ्रिक्शन या रबिंग यूज नहीं करेंगे, जबकि लिनीमेंट अप्लाई विद फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। लोशन जनरली यूज करते हैं टू रिड्यूस द लोकल एक्शन, यूज्ड फॉर लोकल एक्शन, कूलिंग हुआ, सूदिंग हुआ, प्रोटेक्टिव एंड एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए। और लोशन भी क्या है, एक तरह से एक्सटर्नल प्रिपरेशन है, तो उसको भी अपन डिस्पेंस किस्म के अंदर करेंगे, फ्लूटेड बोतल के अंदर करेंगे, ठीक है। जैसे कैलामिन लोशन हो गया, बेबी लोशन हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ मेन चीज 3 पॉइंट याद रखना है। लिनीमेंट अप्लाई विद फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन, वाइल लोशन विदाउट फ्रिक्शन। दूसरा एक्सटर्नल प्रिपरेशन है, लिक्विड एक्सटर्नल प्रिपरेशन, उन सबको सप्लाइड करेंगे इन फ्लूटेड बोतल के लिए। नेक्स्ट लिक्विड टू बी यूज्ड इन द माउथ, जिसके अंदर आप क्या आ रहे हैं, गार्गल्स, माउथ वॉश एंड थ्रोट पेंट। गार्गल्स क्या है, एक तरह से एक्वस कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। अगर थ्रोट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो अपन गार्गल्स यूज लेंगे, जैसे बीटाडीन गार्गल्स आता है। तो गार्गल्स बेसिकली क्या है, कॉन्सेंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और इनको यूज करने से पहले अपन क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। उधर अपन पहले क्या डिस्कशन किया था, लिंक्टस, जिसको अपन यूज कर रहे थे इंटरनली, जबकि गार्गल्स एक्सटर्नली यूज करना है, इनको सेलो नहीं करना है। लिंक्टस इंटरनली उनको अपन सेलो कर सकते हैं, वो भी कैसी थी तो, और लिंक्टस को विदाउट डाइल्यूटिंग यूज कर रहे थे, जबकि यहाँ गार्गल्स को आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है विद वाटर बिफोर यूज। Dilute solution are brought into intimate contact with mucous membrane of the throat and allowed to remain contact with a few seconds before they are thrown out the mouth. तो इनको सेल नहीं करना है क्योंकि एक्सटर्नल प्रिपरेशन है, तो इनको अपन को निगलना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे बिटाडीन गार्गल्स हो गया, पोटेशियम क्लोरेट हो गया, ठीक है। वही गार्गल्स भी आपकी कैसी एक्सटर्नल प्रिपरेशन है, तो उसको सप्लाइड करेंगे फ्लूटेड ग्लास बोतल के अंदर, ठीक है। लेबलिंग में यहां ध्यान रखना, डाइल्यूट फॉर यूज, ठीक है। माउथ वॉश, ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है विद ए प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑडर, यूज टू मेक क्लीन एंड डियोडराइज। डियोडराइज मतलब सुगंधित। अगर मुंह में से आपकी बदबू वगैरह आ रही हो तो आप उसको डियोडराइज करेंगे, मतलब फ्रेग्रेंस वगैरह आएगी, उसके लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट रहेंगे, एंटीबैक्टीरियल फ्लेवरिंग एजेंट रहेंगे, ठीक है। माउथ वॉश आर डिस्पर्स्ड इन व्हाइट फ्लूटेड बोतल, ये ध्यान रखना किसके अंदर यूज करें, व्हाइट फ्लूटेड बोतल। व्हाइट फ्लूटेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन एक्सटर्नल प्रिपरेशन जैसे लिस्ट्रीन वगैरह आता है, ठीक है। तो गार्गल्स के बारे में क्या ध्यान रखना है, एक्वस कॉन्सेंट्रेट प्रिपरेशन है, उनको डाइल्यूट करना है बिफोर यूज, ठीक है। और सफिशिएंट टाइम तक कांटेक्ट में रखना है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट, और उसके बाद उसको बाहर थूक देना है, ठीक है। माउथ वॉश क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है विद प्लीजेंट टेस्ट, ऑडर एंड कुछ के अंदर आपकी एंटी बैक्टीरियल एंड फ्लेवरिंग एजेंट रहेगी, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया लिस्ट्रीन। इधर गार्गल्स के अंदर आपके एक तो बीटाडीन गार्गल आता है, पोटेशियम क्लोराइड गार्गल्स वगैरह ये आते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रोट पेंट, ठीक है। थ्रोट पेंट भी क्या है, एक तरह से विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन, ठीक है, यूज्ड इन माउथ एंड थ्रोट, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन, जिसके अंदर मेनली एक तो बेस रहता है ग्लिसरीन, ठीक है। ग्लिसरीन क्या रहेगा, थोड़ा विस्कस भी रहता है, तो प्रोवाइड एडहेरेंस टू म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। जबकि अपन ने पीछे पढ़ा था लिंक्टसेस भी क्या थी, विस्कस, लेकिन इंटरनल यूज के लिए थे। और थ्रोट पेंट को भी अपन सप्लाइड करेंगे फ्लूटेड बोतल, क्योंकि ये एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका गम पेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, लिक्विड टू बी इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटी। सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं डाउचेज। डाउचेज स्पेशली अपन यूज करते हैं फॉर वेजाइनल एप्लीकेशन। तो डाउचेज इज ए मेडिकेटेड सॉल्यूशन यूज्ड फॉर राइंसनिंग, मतलब धोना, साफ करना, इरिगेट
वही साफ सफाई करना ऑफ ए बॉडी कैविटी, ठीक है, फॉर क्लीनिंग एंड रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्चार्ज फ्रॉम देम। अगर वजाइना में कोई डिस्चार्ज उसको वॉश करना है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उनको वॉश या राइंस करना हो तो अपन डाउचेज यूज लेंगे। और जनरली वेजाइनल डाउचेज कैसे रहते हैं आपके, स्टेराइल। डाउचेज वर्ड इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर वेजाइनल इरिगेशन एंड वेजाइनल डाउचेज मस्ट बी स्टेराइल, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है डाउचेज आर जनरली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। एक तो क्या, क्लीनिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट, वॉशिंग वगैरह करनी हो, जिसके अंदर मेनली अपन लेते हैं आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या अपन उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल सेलाइन यूज लेते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट के रूप में। एंटीसेप्टिक जैसे HgCl2, KNO4 हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ या क्लोरहेक्सिडिन, कोई भी कैविटी यूज करनी हो तो उसके एंटीसेप्टिक में भी यूज ले सकते हैं डाउचेज पर्पस, क्लीनिंग या फिर एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए। एंड एस्ट्रिंजेंट 1% एलम के रूप में। नेक्स्ट अपन आते हैं ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप कई बार वो उसको बोल देते हैं ओटिक ड्रॉप, तो ओटिक मींस ईयर, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। These are solution are instilled into the ear with dropper. ड्रॉपर रहेगा जिसको अपन अप्लाई करेंगे कान के अंदर। Prepared in water, anhydrous glycerin, propylene glycol या diluted alcohol। तो मेनली ईयर ड्रॉप के अंदर anhydrous glycerin लेते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज, ठीक है, बाकी वाटर भी यूज करते हैं। ईयर ड्रॉप आर यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ द ईयर, ईयर की साफ सफाई करने के लिए। अगर वैक्स हो गई है, सॉफ्टनिंग द वैक्स एंड ट्रीटिंग द इन्फेक्शन। कंटेनर वही आपकी फ्लूटेड ग्लास बोतल रहेगी विद ड्रॉपर इन कैप ऑफ सुटेबल प्लास्टिक कंटेनर। फ्लूटेड वही आपकी क्योंकि एक्सटर्नल प्रिपरेशन। नेक्स्ट नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप कहाँ अप्लाई करेंगे, इनटू द नोज विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ये चीज ध्यान रखनी है कि नेजल ड्रॉप या नेजल सॉल्यूशन है वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मींस बॉडी फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक होने चाहिए, ठीक है। अगर आइसोटोनिक नहीं होगा तो आपकी नेजल कंजेस्टेड हो सकती है या डी कंजेस्टेड बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऑयली व्हीकल है वो अपन नेजल ड्रॉप के अंदर यूज नहीं करेंगे। ऑयली व्हीकल्स नॉट यूज्ड बिकॉज ऑयली ड्रॉप्स इनिबिट द मूवमेंट ऑफ सीलिया। जो नेजल के अंदर सीलिया रहते हैं उनका मूवमेंट है वो इनिबिट कर देंगे या स्टॉप कर देंगे, ठीक है। एंड मे कॉज लाइपोडल न्यूमोनिया इफ यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। तो नेजल ड्रॉप के एक पहली चीज तो आइसोटोनिक होना चाहिए, दूसरा ऑयली व्हीकल से उसको अपन यूज नहीं करेंगे। अगर ऑयली व्हीकल्स यूज करेंगे तो नेजल के अंदर सीलिया है उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो नेजल ड्रॉप और साथ के साथ पीएच क्या होनी चाहिए, अबाउट 6.5। तो उसके लिए अपन फॉस्फेट बफर यूज करेंगे टू मेंटेन द पीएच। आइसोटोनिक होना चाहिए एंड विस्कोसिटी बी सिमिलर टू द नेजल सीक्रेशन बाय यूजिंग मिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। एंड कोई भी नेजल प्रिपरेशन है वो शुड नॉट इंटरफेयर विथ क्लींजिंग एक्शन ऑफ द एपिथेलियल सीलिया ऑफ द नेजल म्यूकोसा। तो नेजल के अंदर जो सीलिया रहते हैं उनके फंक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, उसके फंक्शन को कोई भी डिस्टर्ब करने वाली ऐसी प्रिपरेशन जो भी नेजल प्रिपरेशन है वो इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, सीलिया के फंक्शन को किसी भी तरह अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए अपन एक तो ऑयली व्हीकल्स यूज नहीं करेंगे, विस्कोसिटी सेम ही रखेंगे एज ए नेजल सीक्रेशन। अगर बहुत ज्यादा विस्कस होगा तो सीलिया का मूवमेंट भी इनहिबिट हो सकता है। और पीएच 6 पॉइंट जिसके लिए फॉस्फेट बफर यूज करेंगे और मस्ट बी आइसोटोनिक होनी चाहिए नेजल ड्रॉप। वही एक्सटर्नल प्रिपरेशन है तो फ्लूटेड बोतल विद प्लास्टिक कंटेनर विद ड्रॉपर। नेजल स्प्रे आर यूज टू रिड्यूस नेजल कंजेशन। कई बार अपनी नाक बंद हो जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए एंड या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए अपन यूज करते हैं नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे सॉल्यूशन इज स्प्रेड यूजिंग द स्प्रे टाइप ऑफ एटोमाइजर या प्लास्टिक एटोमाइजर या फिर प्लास्टिक स्क्वीज बोतल, मतलब जिसको अपन दबाएंगे, या फिर एटोमाइजर जो स्प्रे वाला आता है उसको आपने या तो स्प्रे कर दिया या फिर स्क्वीज कर दिया। बोतल स्क्वीज करोगे तो आपका जो भी है प्रिपरेशन है लिक्विड प्रिपरेशन वो नेजल के अंदर चली जाएगी, ठीक है, इन कोज ड्रॉपलेट्स के रूप में। और ये भी आइसोटोनिक होनी चाहिए। नेजल प्रिपरेशन कोई भी यूज लेना है, चाहे वो ड्रॉप हो चाहे स्प्रे हो सॉल्यूशन हो, आइसोटोनिक होना चाहिए, बफर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है विच
कौन कौन सी प्रिपरेशन बॉडी फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक होनी चाहिए। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन शुड बी आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड। तो जितनी भी नेजल ड्रॉप होगी, नेजल स्प्रे प्लस ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रिपरेशन, तो ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर 4 प्रिपरेशन है जो मेनली क्या होनी चाहिए बॉडी फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक। ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है फार्मासिस्ट में। तो आइसोटोनिक नेजल ड्रॉप, नेजल स्प्रे, ऑप्थेल्मिक जिसको अपन आई ड्रॉप वगैरह आईज के अंदर यूज करते हैं, पेरेंटल प्रिपरेशन, ठीक है, जिसके अंदर इंजेक्शन इन्फ्यूजन वगैरह आते हैं। दूसरा, अभी तक अपन जो भी पढ़ी थी विस्कस प्रिपरेशन कौन कौन सी आई थी, सिरप, लिंक्टस एंड थ्रॉट पेंट, ठीक है, इन दोनों को अपन यूज कर रहे थे इंटरनली, थ्रॉट पेंट को यूज कर रहे थे एक्सटर्नली, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लिंक्टस को यूज कर रहे थे विदाउट डाइल्यूटिंग, जबकि गार्गल्स को यूज करना था डाइल्यूट विथ वाटर। तो गार्गल्स को अपन डाइल्यूट करेंगे। गार्गल्स बेसिकली क्या थे, एक्वस कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, तो इनको अपन डाइल्यूट कर रहे थे बिफोर यूज, जबकि लिंक्टस को डाइल्यूट नहीं करना है, विदाउट डाइल्यूटिंग अपन उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट, एडिटिव फॉर लिक्विड प्रिपरेशन। सॉल्वेंट के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था वाटर में कौन सा यूज करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर यूज करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट पेरेंटल एंड स्टेरॉइड प्रिपरेशन, बाकी जितनी भी फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशन है उनके अंदर अपन यूज करेंगे प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट के रूप में अपन या तो क्या रहेगा आपका, सॉरी, एक्वस के अंदर तो रहेगा वाटर, जिसके अंदर अपन यूज लेंगे प्यूरिफाइड वाटर। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जैसे आपका हो गया एल्कोहल, जिसके अंदर अपन एथाइल अल्कोहल लेते हैं, या फिर हो गया आपका प्रोपाइलीन ग्लाइकोल हो गया, ठीक है, ग्लिसरीन हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके नॉन एक्वस, ठीक है। प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट एंड किलेटिंग एजेंट। प्रिजर्वेटिव मेनली एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज लेते हैं टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। प्रिजर्वेटिव एंटी माइक्रोबियल मेनली 4 कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज एसिडिक, सेकंड इज न्यूट्रल, तीसरी है आपकी मर्क्यूरियल, एंड चौथी कैटेगरी रहती है, अपन प्रिजर्वेटिव अलग से पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट या प्रिजर्वेटिव के बारे में, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो एसिडिक क्लास के कंपाउंड वो अपन लेते हैं मेनली ओरल लिक्विड प्रिपरेशन के रूप में, और बाकी तीनों न्यूट्रल, मर्क्यूरियल्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड लेते हैं ऑप्थेल्मिक, पेरेंटल एंड नेजल प्रिपरेशन, ठीक है। तो अपन एसिडिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसिडिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड प्रिपरेशन जिनको अपन ओरली यूज करते हैं, जिसके अंदर मेनली अपन यूज करते हैं बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजोइक एसिड हुआ और इसकी डेरिवेटिव के अंदर आपके आते हैं पैराबीन्स, जिनको अपन बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, 8 आ गया मतलब एस्टर, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एस्टर, जिनको अपन बोलते हैं पैराबीन्स, मेनली ये यूज करते हैं, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है 0.1 से 0.3%, ठीक है। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, जब मिथाइल पैराबीन या प्रोपाइल पैराबीन यूज करेंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, मिथाइल पैराबीन एंड प्रोपाइल पैराबीन, इनकी 0.1% वेट बाय वॉल्यूम रहती है कॉन्सेंट्रेशन एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर अपन मेनली यूज करेंगे बेंजोइक एसिड एंड इसके डेरिवेटिव। अदर एजेंट है जैसे एसिडिक के अंदर आपके फिनोल, जिनको अपन यूज नहीं करते हैं, क्लोरोक्विसोल हो गया,
अपन एसिडिक को जनरली यूज करते हैं ओरल लिक्विड्स प्रिपरेशन के अंदर, और मेनली यूज करते हैं अपन बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। अदर एजेंट जैसे फिनॉल हो गया, क्लोरोक्रिसोल हो गया, ऑर्थो फिनाइल फिनॉल हो गया, ठीक है, सॉर्बिक एसिड हो गया एंड इट्स साल्ट, ये सारे एसिडिक एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के अंदर ये क्या करेंगे, कोई भी ड्रग ऑक्सीडेशन के प्रति सेंसिटिव है तो ऑक्सीडेशन क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो जिसके अंदर मेनली आपके आते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, BHA, BHT, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है, और टोकोफिरोल, ठीक है, ये मेनली यूज लेते हैं। या फिर आपका हो गया गैलिक एसिड, अदर हो गए प्रोपाइल गैलेट हुआ, सोडियम मेटासल्फाइड, सल्फाइड, लेसिथिन, एस्कॉर्बिल पाल्मिनेट, ये सारे अपन यूज करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, इनकी क्या है टेस्ट या ऑर्डर अनप्लीजेंट होता है, इनको जनरली यूज करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए, जबकि ओरल के लिए टोकोफिरोल सुटेबल रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किलेटिंग या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जिसके अंदर यूज करते हैं EDTA वगैरह, अगर कोई केमिकल डिग्रेडेशन वगैरह हो, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट करने के लिए EDTA वगैरह इस तरह के कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं इरिगेशन सॉल्यूशन। बेसिकली इरिगेशन सॉल्यूशन क्या रहते हैं, जनरली स्टेराइल रहते हैं प्लस नॉन पायरोजेनिक, पायरोजन फ्री रहते हैं। उनका यूज क्या करते हैं, टू वॉश क्लीन या बाथ सर्जिकल इंसिजन, कोई भी घाव है सर्जरी किया या कोई भी वाउंड है या कोई भी बॉडी टिश्यू या बॉडी कैविटी है उसको वॉश करना हो, क्लीन करना हो, फॉरेन पार्टिकल्स डर्ट वगैरह रिमूव करनी हो तो अपन ये इरिगेशन सॉल्यूशन यूज लेते हैं, जो कि स्टेराइल होना चाहिए, नॉन पायरोजन, मतलब उनके अंदर पायरोजन फ्री होना चाहिए, पायरोजन नहीं होना चाहिए। जनरली अपन लेते हैं नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, और ये सिंगल डोज कंटेनर के अंदर पैक्ड होते हैं। कुछ अदर लिक्विड डोजेस फॉर्म है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जैसे एरोमेटिक वाटर, इट इज, ये भी क्या आपका सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल या एरोमेटिक ऑयल्स। जिस व्हीकल्स के अंदर क्या ऐड करेंगे, वोलेटाइल ऑयल या एरोमेटिक ऑयल, तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल या एरोमेटिक ऑयल्स। यूज क्या है, एज ए फ्लेवरिंग व्हीकल्स, फ्लेवर या एंड कार्बोनेट इफेक्ट। एरोमेटिक वाटर में बी प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन और सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंस विद और विदाउट द यूज ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट। एग्जाम्पल जैसे पिपरमेंट वाटर हुआ, स्ट्रॉन्ग रोज वाटर, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, एरोमेटिक वाटर के। जबकि एलिक्सर्स क्या थे, एलिक्सर्स हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। एरोमेटिक वाटर कैसे हैं आपके, ओनली एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर वोलेटाइल या एरोमेटिक ऑयल्स रहेंगे। एसेंस हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। टिंक्चर्स आपके अल्कोहलिक हो सकते हैं या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ प्लांट ड्रग हो सकता है, सिंथेटिक ड्रग हो सकती है या फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। टिंक्चर्स को अपन इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज करते हैं, वो डिपेंड करेगा टिंक्चर कैसा है। इनहेलेशन, दीज आर एक्वस सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। प्रेशराइज सॉल्यूशन एक्चुएटली डिलीवर्स फाइन वेस्ट बाय मीन ऑफ वाल्व, ठीक है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन आते हैं ओटिक सॉल्यूशन या ओरल प्रिपरेशन। अपन ने पहले भी डिस्कस किया, ओटिक मींस ईयर या ओरल भी होगा ईयर, तो ये अपन ईयर कैनाल वगैरह में और जनरली प्रेफर करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एनहाइड्रस ग्लिसरीन इज प्रेफर्ड, और जनरली कंटेन बेंजोकेन। ये क्या है, एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक रहेगी, और ईयर के अंदर मेनली यूज करते हैं बेंजोकेन। ये क्या है, एनाल्जेसिक एक्शन करेगा, तो कोई भी ईयर पेन वगैरह होगा तो वो आपका सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। Collodions are solution containing polymer in solvent like diethyl ether या acetone with or without plasticizer। तो कोलोडियन को अपन अप्लाई कहाँ करेंगे, स्किन पे विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर, और स्किन पे अप्लाई करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट है डाइथाइल ईथर या एसीटोन, वो हो जाएगा इवेपोरेट, लीव ए प्रोटेक्टिव थिन फिल्म ऑन द स्किन,
ठीक है। प्लास्टिसाइजर ऐड क्यों करेंगे? अगर वो फिल्म है वो फ्लेक्सिबल रहे ताकि ब्रोकन नहीं हो, इस केस में अपन यूज करेंगे प्लास्टिसाइजर, और नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे आपका सेलेक्टिन यूज लेते हो वार्ट को रिमूव करने, वार्ट और कॉर्न को रिमूव करने के लिए अपन सेलेक्टिन अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। फोम, गैस बबल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिक्विड एंड लिक्विड कंटेन ड्रग सब्सटेंस एंड एक्सीपेंट। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म का इवोल्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रिपरेशन, ये तो अपन करेंगे फॉर ओरल लिक्विड प्रिपरेशन के लिए। अगर ओरल लिक्विड प्रिपरेशन है तो उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी का अपन इवोल्यूशन करेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी के अंदर आपके आ जाते हैं आपके फ्लेवरिंग, टेस्ट कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी फ्रेग्रेंस या स्मेल कैसी है, तो ये सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, स्वीट अच्छा होना चाहिए, फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, अपीयरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। कलर हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ऐसे ऑफ कंटेंट, सिंगल डोज कंटेनर है तो कंटेंट का ऐसे करेंगे, ऐसे प्रॉपर कितना ड्रग उसका या एपीआई प्रेजेंट है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, सभी कंटेनर के अंदर ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड वॉल्यूम, पीएच एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन, तो ये पैरामीटर अपन के रहेंगे इवोल्यूशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म की, ठीक है।